ये तो है कि चलिए मुस्लिम वोट के दो क्लेमेंट और आ गए। हाँ। ओवैसी थे ही और अब प्रशांत किशोर भी आ गए, बट यू थिंक कि मुस्लिम्स कैन थिंक ऑफ समवन एल्स आरजेडी के अलावा? देखिए, वो उसी इलाके में सोचेंगे जो सीमांचल का इलाका है और 5-6 सीटें हैं, वो खासतौर से किशनगंज लोकसभा के अंदर की जो 5-6 सीटें हैं जहां से अख्तरुल ईमान पिछली बार चुनाव लड़े और लगभग 4 लाख उनको वोट आया, जहां कह रहे हैं अमिताभ जी की 2 सीटों विधानसभा की, तो वहां कोई रिस्क नहीं होता है मुसलमान को वोट बांटने में, चूंकि 1, 2, 3 कैंडिडेट उनके मुस्लिम ही होते हैं। जीते वो कहेंगे भाई जीतेगा तो मुसलमान। हाँ, तो वहां वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां वोट बंट सकता है। लेकिन बाकी जगह इस बार वोट बंटने की संभावना बहुत कम इसलिए है क्योंकि इस बार रियल में मुसलमानों को यह बात समझ में आ रही है कि अगर एनडीए जीतेगा तो बीजेपी का सीएम बनेगा। जब तक उनको जब तक नीतीश कुमार के सीएम बनने की बात हवा में रहती थी हमेशा कि नीतीश ही सीएम होंगे, तो कोई भय नहीं था उनको, फिर वो कहीं भी वोट देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी को भी वोट देने में। और हम लोगों ने तो बाई इलेक्शन देखा, गोपालगंज के बाई इलेक्शन में 11,000-12,000 वोट एमआईएम को गोपालगंज में मिले, अभी बाई इलेक्शन हुआ। तो मुसलमान वोट दे देते थे किसी को भी, उनको ये खतरा नहीं दिखता था कि बीजेपी का सीएम बन रहा है, उनका था कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे और उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो टोपी भी लगाते हैं, वो चादर भी रखते हैं, इफ्तार भी देते हैं, हज हाउस भी बनवाते हैं, उनसे कोई थ्रेट नहीं है। इस बार बीजेपी का सीएम होगा, इस खतरे ने उनको एकजुट किया है कि इस बार हर हाल में इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहना है, आरजेडी कांग्रेस के साथ ही रहना है। तो तीसरा प्लेयर कोई बड़ा नहीं बनने वाला? बड़ा नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। अच्छा, ये बात मैं बताऊं, मैं अभी ही बीजेपी के एक प्रवक्ता है, वो सफोरोजिस्ट भी, उनसे बात कर रहा था। उनका भी ये कहना था कि एंड में आप दिखेगा ये चुनाव इसी बात पर आ जाएगा कि उनको बीजेपी एनडीए वालों को कि तेजस्वी को हराना है और महागठबंधन वालों को कि मोदी को हराना है। मतलब अल्टीमेटली उस पे ही आएगा चुनाव, तीसरे प्लेयर की गुंजाइश ज्यादा नहीं रहेगी। तीसरे प्लेयर मतलब दल के हिसाब से बात करें तो, अदरवाइज ताकत के हिसाब से बात करें तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, मतलब अभी जो इंडिया कार्यकर्ता सम्मेलन सौरभ हो रहा है 25 तारीख तक ये चलना है, हर विधानसभा पे इंडिया कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें 2 बीजेपी के, 2 जेडीयू के, बाकी सहयोगी दलों के एक व्यक्ति होते हैं। उसमें अगर आप फीडबैक लीजिए तो उसमें सीधे वो ये बताएगा लोग कि जो सबसे बड़ी ताकत वहाँ पे नजर आती है, वहाँ भी नीतीश कुमार का। सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार की छवि को या हार के जो उनके एक्शन होते हैं उसको लेकर आप चाहे जितना मजाक उड़ा दें, उनके वोटर्स के बीच वो समस्या बिल्कुल नहीं है। वो वोटर उनका इंटैक्ट है और वो अभी भी एनडीए के लिए बिहार के चुनाव के हिसाब से सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इतनी बड़ी ताकत। तो ये जो 2 चेहरे हैं और सामने लालू प्रसाद यादव की लीगेसी, तेजस्वी, इसी पे चुनाव होना है अल्टीमेटली। ये तो आप भी मानते हैं पीके किसी को नहीं डेंट करने वाले? पीके अगर डेंट जो कर रहे हैं अभी तक मुझे जो समझ में आ रहा है वो एनडीए के लिहाज से वो ज्यादा चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए पीके की। अच्छा, वो बनिस्पत आरजेडी के, वो आरजेडी का वोट जैसे यादव मुस्लिम क्लैरिटी है, उनको कहीं और नहीं जाना। मुसलमान नहीं करेगा वोट पीके को। पिछले जो हमने पिछला ट्रैकर में लगभग 12-13% मुस्लिम सपोर्ट पीके की पार्टी को मिल रहा था, जो घट करके 4 या 5% हो गया, जो देवेंद्र भाई साहब कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक स्केप्टिज्म हो गया है और एक सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि है कौन है इसके पीछे, वी डोंट नो, या इस बार देखेंगे, इस बार हम तो वोट नहीं करेंगे, इस बार देखेंगे। बीजेपी की बी टीम वाला टैग तो नहीं लग गया उन पे? सवाल पूछ रहे हैं लोग। देखिए वहां पर पॉलिटिकली बहुत मैच्योर राज्य है वो, ठीक है। अगर आप वहां पे देखेंगे तो प्रशांत किशोर की पार्टी जिस तरह से एक्सपेंडिचर कर रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब जो देवेंद्र भाई साहब कह रहे थे कोहेरेंस, आप पूरे बिहार में मैं घूमा, एनडीए का पोस्टर, नीतीश कुमार लेफ्ट, प्रधानमंत्री मोदी राइट, और स्लोगन आ रही है एनडीए सरकार, रोजगार चाहिए तो एनडीए सरकार, जो भी। पूरे बिहार में एक भी पोस्टर नहीं है कि आ रही है महागठबंधन सरकार। अच्छा। बड़े बड़े होर्डिंग हैं जो कि आपको दूर से दिख जाएंगे, तेजस्वी सरकार। देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट। महागठबंधन सरकार और तेजस्वी सरकार में फर्क है। और जो सीएम वाली बात आप कह रहे हो, कांग्रेस अड़ी हुई है 50, 55, 60 जो भी, उनको इस बार चाहिए डेप्यूटी सीएम पोजीशन, जो कि राजेश राम जी के लिए वो फोर्स कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं, तभी वो इनका नाम क्लियरली सीएम के लिए घोषित नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अपना डिप्टी सीएम बनाना चाहती है, उसका एडवांटेज भी होगा ना, क्योंकि देखिए अभी मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारा क्या। और क्योंकि अगर आपने चमार समाज से एक व्यक्ति को बनाया है डेप्यूटी स्टेट प्रेसिडेंट, 5% आबादी है, ठीक है। अगर 5% आबादी पासवान समाज की है तो चिराग पासवान लीडर है, तो अगर आप उनका प्रोजेक्शन कर देते हैं एज डेप्यूटी सीएम, तो हो सकता है वो वोट कंसोलिडेट हो। वो किसी डिवीजन में सर एंटी पासवान वोट भी है वो, ठीक है। दे हैव सम हिस्ट्री विद पासवान समाज।
तो स्ट्रेटेजिक तौर पे कांग्रेस अड़ी हुई है कि भाई हमारा एक डिप्टी सीएम पोजीशन दो, तभी हम तुमको मतलब महागठबंधन डिवाइडेड हाउस दिख रहा है अभी। देखिए डिवाइडेड हाउस फ्रॉम अ सेंस ऑफ कैंपेन, डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ भी दिक्कत है, बात हो जाएगा वो बात, लेकिन फिलहाल जो कोहेरेंस नहीं है कैंपेन, कोहेरेंस एकजुटता इधर दिखाई दी, कैंपेन की कोहेरेंस नहीं है, वहां नहीं दिखाई दी, है ही नहीं कोहेरेंस की कैंपेन। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आप लोगों के अनुभव जानना चाहता हूं तेजस्वी से मिलके, जो आपको लगा हो। जैसा प्रशांत किशोर मजाक उड़ाते हैं, 10वीं पढ़ाई की तो 10वीं फेल, 10वीं पास, क्रिकेटर रहे तो फेल्ड क्रिकेटर, अब डांस भी ठीक से नहीं आता है पता लग रहा है, उन्होंने उसको मजाक में बनाया। बट मिलते हैं तो क्या सेंस मिलती है, मैच्योरिटी की सेंस आती है मुलाकात करके? नहीं, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की सेंस आती है, बहुत समझदार पॉलिटिशियन की सेंस आती है। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमेशा अच्छी बातें करते हैं और मुद्दों की बातें करते हैं। हमारी अभी जो सबसे रिसेंट मुलाकात है वो 1 महीने हुए होंगे, हम लोग मिले, साथ बैठे काफ़ी देर हम लोग, और उन्होंने जो उनका सारा जो कंसर्न था वो ये जानना चाहते थे हमसे कि दिल्ली में एसआईआर को लेकर के क्या चर्चा है। चूंकि वो हमारे व्यूज इस पर जानते थे, उनको पता था कि हम ये कह रहे हैं कि एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आप लोग इस पर अपना नुकसान कर रहे हैं। तो उन्होंने वो बार बार इस बात पर चाह रहे थे जानना कि दिल्ली में क्या इसकी चर्चा है, मीडिया में क्या चर्चा है, और कोर्ट में उस समय मामला था, अभी डिसाइड नहीं हुआ था, ये कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई थी। हमको लगता है 1 महीने 1.25 महीने पहले की बात हुई। तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या कोर्ट का व्यू हो सकता है इसमें, हम लोग को कितना इस पर आगे जाना चाहिए है, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे। और वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे थे कि हम लोग को जो रियल मुद्दे हैं उन पर हम लोग को इसके साथ साथ उस मुद्दे को लेकर के चलना चाहिए। तो रियल इश्यूज की समझ आपको दिखती है उनमें? बिल्कुल दिखती है। हम एकदम रिसेंट मुलाकात की बात कर रहे हैं, पहले की मुलाकातों की बात नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के साथ अलायंस ठीक हो जाएगा इसके भी भरोसे में थे, और इसके बारे में भी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, और ये उन्होंने खुल के कहा नहीं, लेकिन ये बात लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि वो ठीक है। वो कोई विजन दिखता है उनके पास? एक विजन दिखता है और वो कहते भी हैं। हालांकि बहुत स्पेसिफिक रोड मैप ले करके नहीं आए हैं वो, लेकिन वो कहते हैं, जब उनको मॉक किया गया कि पैसा कहाँ से आएगा, तो अभी वो इस बात को जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे, मैया सम्मान, माई बहन मान योजना लेकर के आए वो, और उन्होंने कहा कि हम 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे। उन्होंने जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है दिव्यांगजन की, वृद्ध महिलाओं की, और उसको भी उन्होंने कहा था बढ़ाने के लिए, वो भी बढ़ाया गया। तो वो जो कटपेस्ट की सरकार कहते हैं कि ये कटपेस्ट की सरकार है, हमारे एजेंडे क्लियर कॉपी कर रही है, तो ये एक दृष्टि तो दिखती है। हालांकि उसमें पैसे कहाँ से आएंगे ये तो बाद की बात है, जब होगी तो होगी। आपका कोई एक्सपीरियंस उनसे मुलाकात जैसे है? आधुनिक राजनीति की जो स्मार्टनेस है ना वो नजर आती है। एक तो वेल बिहेव, उसमें कहीं कोई उटपटांग बात नहीं है, अगर आपसे वो सहमत हो या ना हो उसमें उटपटांग बात नहीं करेंगे, उटपटांग व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरे नेताओं के बारे में बात कीजिए तो बहुत संयमित सुलझे हुए नेता के तौर पर आपको चीज़ समझ में आएंगी कि एक व्यवहारिक नेता बैठा हुआ है। जो समस्या नजर आती है वो ये कि एक तो ग्राउंड पे जो इस स्टेज पे मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए वो एक मिसिंग नजर आता है कि दूसरी चीज की सलाहकारों से घिर जाएं, वो ये उनका स्टेज नहीं है। ये स्टेज आता है राजनीति में, लेकिन हाँ, मेरा सवाल रह गया, अभी सलाहकारों से घिरे हुए हैं। जैसे उनके बिहार के पॉलिटिक्स में बार बार ये कहा जाएगा कि उनके बहुत सारे नेताओं को भी कांटेक्ट करना हो तो एक संजय यादव राज्यसभा है, हरियाणा का व्यक्ति वहां लेकर बैठा के इतना पावरफुल बना दिए, इसमें आपको क्या हासिल होना है। और वो ऐसे हैं जो कि फोन नहीं उठाते, लोगों के मैसेज का जवाब नहीं देते, ऐसा कहा जाता है वहां पे। तो ये सारी चीजें एक ऑब्स्टेकल के तौर पर सामने एक्सेसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा उनको होने नहीं दिया जाता। उनके मिलने पे उनके बिहेवियर में एकदम आपको नजर आएगा कि ये व्यक्ति तो बहुत सहज है। जैसे उनके दूसरे सलाहकार माननीय मनोज झा हैं, वो बहुत एक्टिव व्यक्ति, बहुत सही इश्यूज पे उनको बताते रहते हैं, पार्लियामेंट में खुद बहुत एक्टिव रहते हैं, खुद उतने सहज भी हैं। लेकिन संजय यादव का प्रभाव ज़्यादा बताया जाता है और वो एक कोर्टली सिस्टम जैसा नहीं होता। तो ये कोर्टली सिस्टम लॉन्ग स्टेज में आनी चाहिए, इतना जल्दी आ जाना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ सर अब समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बस आपसे मैं आधे सेंटेंस में ये जानना चाहता हूँ, फिलहाल आपकी समझ क्या कह रही है सेफोलॉजिस्ट के तौर पर, एनडीए अहेड? ये कांटे की टक्कर है, एनडीए मार्जिनली अहेड है। जो 10,000 रुपए का जो स्कीम है, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को महिलाओं को ट्रांसफर हो गया तो वो गेम चेंजर हो सकता है, लाडली बहन स्कीम की तरह। उसके बावजूद भी अभी मतलब वो तो एक एडेड एसेट होगा, अदरवाइज भी मार्जिनली अहेड है बिकॉज़ फेयर फैक्टर स्टिल इज वेरी स्ट्रांग। वो योजना आनी है इसी महीने सितंबर में, और 2,78,00,000 परिवार में 2,78,00,000 महिलाओं को 28,000 करोड़ रुपए जाने हैं। तो ये 2,78,00,000 जो हैं, अगर उतने लोगों को चला जाता है, कुछ कम भी होता है, मान लीजिए कुछ छूटता भी है, तब भी एक बड़ा ये गेम चेंजर हो जाएगा। लड़की बहन की तरह या मैया सम्मान झारखंड का है उस तरह का गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले भी जो पिछले 1.5 महीने में स्कीम शुरू हुई हैं, उसने एनडीए को बढ़त अभी आप भी कह रहे हैं एनडीए है, इंडिया आपका क्या सेंस है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद हर पैरामीटर पे चुनाव लड़ना, पॉपुलैरिटी, चेहरा, सब में एनडीए आ गया।